नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी पर्यावरण के सीरीज़ का चौथा लेक्चर है और आज का टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता पढ़ते हुए आपको ऐसा लगेगा कि मैं भूगोल का हिस्सा पढ़ रहा हूं, तो बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं कि जैव विविधता भूगोल का ही हिस्सा है। या आप भूगोल पढ़ चुके हैं तो आपको लगेगा कि मैं भूगोल का ही पार्ट पढ़ रहा हूँ, बट ये पर्यावरण के अंतर्गत भी आता है। तो ठीक है, तो जैव विविधता या पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रश्न आईएएस के एग्ज़ाम में या अन्य पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए आप लोग मैगजीन या न्यूज़पेपर से अपने आप को अपडेट करते रहिए। किंतु इन करंट अफेयर्स को समझने के लिए एक बेसिक्स की ज़रूरत होती है, एक आधारभूत संरचना, आधारभूत समझ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उस आधारभूत समझ को आपको प्रदान करूँगा। इन आधारभूत समझ के आधार पर आप पर्यावरण के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और आप लोग कुछ रेफरेंस बुक का भी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। अन्यथा आपको लगेगा कि किताब पढ़ते हुए कि भाई जी ने तो बहुत सी चीज़ें छोड़ नहीं दी। मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट को चूज किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर प्री और मेंस का देखा है, उसके बाद एनालिसिस करके ये मैं लेक्चर तैयार किया हूँ। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं जैव विविधता है क्या। हम लोग जैव विविधता के अंतर्गत जैव विविधता और उसका महत्व का अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र का भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद महाविविधता राष्ट्र, जैव विविधता में हॉट स्पॉट, फिर IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जैव विविधता के संकट, जैव विविधता पर रियो दी जेनेरियो सम्मेलन और जैव विविधता अधिनियम 2022 का अध्ययन करेंगे। तो केवल आपके सिलेबस में जैव विविधता मिलेगा, बट मैंने इसको सब टॉपिक में बांटकर इस सिलेबस को थोड़ा सा विस्तार किया है, एलोबरेट किया है। तो आइए देखते हैं, शुरुआती में जैव विविधता और उसका महत्व का हम लोग अध्ययन करते हैं। आज हम लोग इन दो चीज़ों पर अध्ययन करेंगे, बाकी शेष दिन इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जैव विविधता और उसका महत्व क्या होता है। जैव विविधता जिसे बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश में कहते हैं, इसमें दो शब्द है। जैव मतलब वायु, जीवन इसका मतलब होता है जीवन। अब विविधता मतलब वैविध्य, यानी कि डाइवर्सिटी, अलग अलग डाइवर्सिटी मतलब जीवन की विविधता। जहाँ पर जीवन की विविधता पाई जाती है, जिसे जीवन में विविधता पाई जाती है, वो जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता के अंतर्गत प्राणियों, जीव जंतु के साथ साथ वनस्पति भी आ जाती है, जैसे कि पेड़ पौधे, छोटे छोटे घास, कवक, जानवर। तो देखिए यहाँ विविधता पाई जा रही है जीवन में। ठीक है, इसके अंतर्गत प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों आते हैं, और इनकी जो विविधता होती है वही जैव विविधता कहलाती है। यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं वही जैव विविधता होती है। इन विविधता का स्थान कहाँ कहाँ है, जो ये विविधता पाई जा रही है जैव विविधता, ये कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये धरती यानी पृथ्वी, धरती मंडल और जल मंडल दोनों जगह पाए जाते हैं। धरती मंडल पर देखें तो रेगिस्तान, पर्वत और पठार, यानी उसके बाद जल मंडल यानी पोखर, नाला, उससे दलदली भूमि, तालाब, महासागर, इन सब जगहों पर पाई जाती है। यानी कि जल मंडल और धरती मंडल दोनों जगह पर यह जैव विविधता पाई जाती है। यानी कि समस्त जैव मंडल दोनों को मिलाकर देखेंगे, समस्त जैव मंडल जहाँ जीव रहते हैं, याद रखिएगा, जहाँ ये लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जहाँ जीव रहते हैं, जहाँ पृथ्वी प्लस जल में पाई जाने वाले जीवों की विविधता, यानी कि प्राणी प्लस वनस्पति जगत, ये लाइफ से जुड़ा हुआ है, निर्जीव पदार्थ इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो समस्त जैव मंडल जहाँ पर जीव पाए जाते हैं वहाँ पर जैव विविधता हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत और चीज़ें। विविधता के प्रकार को देखें तो उसमें 3 प्रकार की विविधता पाई जाती है, जिसके अंतर्गत जेनेटिक विविधता पहला है, जिसे जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कहते हैं। यानी कि जीन के आधार पर हर प्राणी दूसरे प्राणी से अलग होता है। गाय का अलग जीन होगा, मनुष्य का अलग जीन होगा, आम का अलग जीन होगा। तो इन जीनों के आधार पर हर प्राणी को अलग अलग होती, हर प्राणी अलग अलग होते हैं। दूसरा अपना है प्रजातीय विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटीज़, यानी कि किसी खास क्षेत्र में कितने प्रकार के जीव एवं वनस्पति पाई जाती है किसी खास क्षेत्र में। मान लें कि कोई हिमालयी क्षेत्र हो गया, कोई रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर किस प्रकार के एक तरह मानी खास प्रकार के जीव पाए जाते हैं। किसी खास क्षेत्र में कितने प्रकार के जीव एवं वनस्पति पाए जाते हैं। किस क्षेत्र विशेष में जितने तरह के प्राणी और वनस्पति पाई जाती है उनकी कुल संख्या प्रजातीय विविधता के अंतर्गत आएगी, और विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 18 लाख इस भूमंडल पर जीव हैं। तीसरा अपना पारितंत्रीय विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी कि हमारी धरती एक जैसी नहीं है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर्वत है, कभी नदी है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए क्षेत्र हैं, बांध हैं,
बागीचा है। इस पारितंत्र में प्राणी या वनस्पति हो, पारितंत्र के आधार पर ये डिफर करते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम के आधार पर ये वैविध्य होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये रहा विविधता के प्रकार। ठीक है, जैव विविधता की प्रवणता, इस प्रवणता को शब्द को समझते हैं तो ये पूरा टर्म समझ में आने लगेगा, यानी ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्रवणता का मतलब होता है मात्रा या प्रभाव में किस तरह से कमी आ रही है, यानी कि उसकी तीव्रता ज़्यादा हो रही है या उसकी कमी आ रही है या बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रवणता का मतलब कमी आ रही है या बहुत ज़्यादा है, उसकी तीव्रता कैसी है, कम है या ज़्यादा है, मात्रा या प्रभाव कम है या ज़्यादा है, यही प्रवणता कहलाती है। प्रवणता का मतलब होता है मात्रा, प्रभाव और तीव्रता के आधार पर कम या बेसी होना प्रवणता कहलाता है। तो जैसे कि आप लोग सड़क देखते हैं तो कहीं पे सड़क ऊंचाई पे है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, तो इस तरह की मतलब एग्जांपल में उतार है, कहीं चढ़ाव है, कहीं मोड़ है, तो इस तरह को ही ग्रेडियंट कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। आज जो मनुष्य है वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से प्राकृतिक प्रवणता को भी बदल रख दिया है। ठीक है, कहीं ऊंचाई है तो उसको काट के छोटा कर दे रहा है, कहीं खड्डा है तो उसको भर दे रहा है। तो इस तरह से वैज्ञानिक खोज ने भी प्रवणता को प्रभावित किया है। बाकी अभी देखते हैं कौन कौन से ऐसे भौगोलिक या प्राकृतिक कारण हैं, भौगोलिक या प्राकृतिक मानव नहीं, जिसकी वजह से जैव विविधता बहुत कम, बहुत ज़्यादा या बहुत कम, बहुत ज़्यादा या ज़्यादा है। ठीक है, तो इन भौगोलिक या प्राकृतिक कारकों को अभी हम लोग अध्ययन करेंगे बारी बारी से। जहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता की प्रवणता पाई जाती है उसे हॉट स्पॉट कहा दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी मैं पढ़ाऊँगा हॉट स्पॉट। ठीक है, यानी कि प्रवणता माने जैव विविधता, जहाँ पर सबसे जैव विविधता की प्रवणता सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो हॉट स्पॉट कहा जाता है। अब देखते हैं प्रवणता के प्राकृतिक कारक। मनुष्य वैज्ञानिक खोजों से तो मैंने बताया है कि प्रवणता को भी हाथ में ले लिया है लेकिन हम लोग प्राकृतिक कारकों को देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग एक पृथ्वी बनाते हैं, एक काल्पनिक, तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग पृथ्वी को अगर विभाजन करते हैं काल्पनिक से, तो ऊपर वाले नॉर्थ पार्ट होता है उसे ध्रुव बोलते हैं, नीचे भी ध्रुव ही रहता है और बीच वाले को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो हम लोग ध्रुवों से नीचे की ओर जैसे जैसे आते हैं तापमान में वृद्धि होता है। यहाँ से भी 0 डिग्री की ओर बढ़ेंगे तो तापमान में वृद्धि होगा। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छोटा सा ये लोग आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि उच्च अक्षांश मतलब 90 डिग्री से नॉर्थ या साउथ, नीचे का भी 90 डिग्री और ऊपर का भी 90 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ या साउथ। निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में वृद्धि होता है। तो तापमान का जैव विविधता से क्या संबंध है अभी देखते हैं। 90 डिग्री पर जीवन प्रतिकूल होता है, वहाँ जीने लायक नहीं होता है। इस कारण से क्या होता है कि वनस्पति और जीव वहाँ पर बहुत कम पाई जाता है। इस कारण से क्या हुआ, वहाँ विविधता है, यानी कि जीवों की विविधता बहुत कम पाई जाती है, पेड़ों और जीवों की विविधता कम पाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि प्राकृतिक कारकों में ये जो अक्षांश है, अक्षांशीय दूरी भी ये जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। 90 डिग्री से नीचे उतरने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। जैसे जैसे नीचे उतरेंगे जीवन अनुकूल बनता चला जाएगा, लोग आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। भूमध्य रेखा प्रदेश, अब इसी कारण से क्या हुआ कि जो भूमध्य रेखा प्रदेश है, यानी कि 10 डिग्री 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री और 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ, इन दोनों क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। विश्व की अधिकतम आबादी यहीं पाई जाती है, इन्हीं 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के, यानी कि 20 डिग्री अक्षांश के बीच में सबसे ज़्यादा विश्व की आबादी पाई जाती है और यहीं पे सबसे अधिक वन प्रदेश भी पाए जाते हैं। आप लोग मैप निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक मैंने इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया कि ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता में वृद्धि होती है, और इधर साउथ में भी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता में वृद्धि होती है। इस कारण जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसे सामान्यतः 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ में लेते हैं, उन क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, और भी देखते हैं। जैव विविधता की प्रवणता के कारकों में देखें तो जलवायु वर्गीकरण सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप में आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग टैगा जलवायु और टुंड्रा जलवायु को लेते हैं। टुंड्रा जलवायु उस जलवायु कहते हैं जो सबसे ज़्यादा ठंड होता है, यानी ध्रुवों के आसपास का। यहाँ पर जीवन की गति रुक जाती है और यहाँ पर प्रतिकूल जीवन की स्थिति होती है। इस कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम जैव विविधता पाई जाती है, और इसी के कंपेयर में थोड़ी टैगा जलवायु में थोड़ी सी कम ये ठंड पाई जाती है। इस कारण से क्या हुआ
कि यहाँ पर टैगा जलवायु में टुंड्रा जलवायु की अपेक्षा ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों को देखें तो इसका संबंध अक्षांश से ना होकर इसका संबंध समुद्र तल से कितनी ऊंचाई से है। हम लोग पर्वतों से जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे उसमें जैव विविधता में वृद्धि होगी, क्योंकि प्रत्येक 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री तापमान की कमी आती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि ये सब जो जलवायु वर्गीकरण है जैव विविधता के प्रवर्धक के कारकों में से एक हैं। थोड़ा सा तथ्य के रूप में इसको देख लेते हैं जितना अभी तक पढ़ा है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों से ऊपर से नीचे की ओर आने जाने पर प्रजातियों की संख्या में जो अंतर दिखाई पड़ता है वो जैव विविधता की प्रवणता कहलाती है। तथ्य के रूप में देखें तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुव माने 90 डिग्री से भूमध्य रेखा 0 डिग्री की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वन जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध होते हैं। दूसरा है कि टैगा एवं टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में अत्यधिक ठंड के कारण बहुत कम जीव जंतु और वनस्पति जाति रह पाती है, फलस्वरूप जैव विविधता कम होती है। तीसरा अपना पर्वतीय क्षेत्र के नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री का तापमान में कमी आता है। तापमान में यह कमी पर्वतीय क्षेत्रों में जैव विविधता के भिन्नता के प्रमुख कारण है। तो ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। जैव विविधता के महत्व पर प्रकाश डालें तो हम लोग देखेंगे कि वनों के महत्व से इसका महत्व जुड़ा हुआ है। महत्वों के अंतर्गत देखेंगे प्रकृति में संतुलन बनाने का काम करती है। जैव विविधता जो है प्रकृति में संतुलन बनाने का काम करती है। जो भी वनस्पतियाँ होती है, ऑक्सीजन की फैक्ट्री होती है और जिससे प्राणियों को जीवन संभव हो पाता है, तथा ये हमारे छोड़े गए CO2 को ये अवशोषित भी करती है। यानी कि अगर CO2 की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की खतरा यानी कि वैश्विक तापमान की खतरा बढ़ती चली जाएगी, जिसका मुख्य कारण टेम्परेचर बढ़ना होता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहें तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती रहेगी। यानी कि CO2 का पौधे अवशोषण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह से प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो पहला पॉइंट हो गया, प्रकृति में संतुलन बनाने का काम करती है। यह जल चक्र की निरंतरता को जैव विविधता बना कर रखती है। जैव विविधता जो है जल चक्र की निरंतरता को बना कर रखती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जिधर वन क्षेत्र ज़्यादा होता है उधर वर्षा ज़्यादा होती है। जो वन होते हैं बादलों को आकर्षित करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि वन प्रदेश के ऊपर से जो भी बहने वाली हवा है, जो वन प्रदेश के ऊपर से जो भी हवा या पेड़ पौधे से के ऊपर से जो भी हवा बहती है पत्तियों से नमी चुराती है और नमी चुराने के कारण वो भारी हो जाती है और भारी होकर वो हवा से वर्षा अपने आप होने लगता है। अपने आप नहीं बनी प्रकृति के कारणों से वर्षा होने लगता है। ये डिटेल में वर्षा क्यों होता है मैं बाद में चर्चा करूँगा, अभी डिटेल बस यही कहूँगा कि जो वन प्रदेश है बादलों को आकर्षित करते हैं। यानी कि वन प्रदेश से ऊपर बहने वाली हवाएं अपने साथ नमी लेकर जाती है और वर्षा कराती है। ठीक है, जैव विविधता ही मिट्टी के निर्माण के कारण बनती है क्योंकि चट्टानें टूटकर मिट्टी बन रही हैं। ठीक है, उसके अलावा आवास कृषि जैव विविधता के कारण ही संभव हो पाया। जो खाद्य श्रृंखला है या भोज श्रृंखला भी जैव विविधता पर निर्भर करता है। अगर जैव विविधता नष्ट होगी तो पूरी श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। एक प्रजाति के नष्ट होने से दूसरी प्रजाति के जीवन पर संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा बना रखा है कि एक दूसरे पर ये लोग निर्भर रहेंगे। ठीक है, जैव विविधता के कारण ही प्रकृति अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। प्रकृति अपने अनुसार बनाती एवं बिगाड़ती रहती है। तो देख लीजिए कि प्रकृति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जैव विविधता कितना इम्पोर्टेंट है और हम लोग जैव विविधता को आज नष्ट करते जा रहे हैं। इसका ख्याल हमें रखना होगा। जैव विविधता के महत्वों को रूप में देखें तो उपभोग परक महत्व आते हैं, जिसमें घर के लिए लकड़ी वनवासी का जीवन पूरी तरह निर्भर है। क्योंकि वनवासी शिकार करके पशुओं और मछुआरे ये सब आते हैं, इनका जीवन जैव विविधता पर ही निर्भर करता है, जंगलों पर ही निर्भर करता है। अक्सर देखेंगे कि जैविक खाद्य जैव विविधता के अंतर्गत ही मिलते हैं।
इसके अलावा जीन परिवर्तन करके अधिक उत्पादन करने वाले खाद्यान्न हम लोग उत्पादित करते हैं। इसकी मूलभूत चीज़ें जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो जैव विविधता से ही आ रही है। तीसरा देखते हैं कि आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक और सौंदर्यपरक महत्व भी है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पीपल के वृक्ष की पूजा, गाय और सांप की पूजा, जैविक खाद, बरगद और नीम के साथ हम अपना संबंध स्थापित करते हैं। औषधीय के लिए जड़ी बूटी, कृषि पादप संबंधी खाद्य पदार्थ सारी जैव विविधता से ही प्राप्त करते हैं। मछुआरों का जीवन यापन, अनेक संस्कारों और समारोह में प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग, इसके अलावा जैविक खाद, उसके बाद प्रकृति के संरक्षण संबंधी प्राचीन विधान जो पृथ्वी सूक्त में दिया हुआ है, पर्यटन के, ये जैव विविधता पर्यटन के मुख्य महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। इसके अलावा भारतीय देवी देवताओं के स्वरूप में प्रकृति का स्थान दिया गया है और श्रृंगार एवं सजावट में फूल पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रकृति की विविधता हम अपने जीवन में शामिल कर लिए हैं, ये हमारे जीवन के अंग हैं। दार्शनिक चिंतन प्रकृति के बीच हुआ है, इसे हम भू सूक्त में देख सकते हैं, जहाँ पर पृथ्वी से छेड़छाड़ न करने की बात कही गई है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि नदियों को माँ माना है हमने। उसके अलावा जब हम लोग ज़मीन पर पैर रखने से पहले धरती को प्रणाम करते हैं, उन्हें धरती माँ की संज्ञा दी गई है, धरती माँ का दर्जा दिया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो जैव विविधता के जो भी तत्व हैं वो हमारे संस्कारों में रचे बसे हुए हैं। तो ये रहा अपना जैव विविधता से संबंधित लेक्चर। इसके आगे अन्य क्षेत्रों को देखेंगे, इसका भौगोलिक डिवीजन भारत में कहाँ कहाँ है, बाकी अन्य चीज़ें अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।